दोस्तों आप जानते हैं फैन चलाने से हमें ठंड का एहसास क्यों होता है या बाइक पर बैठने पर हमें ज्यादा ठंड क्यों लगती है। जब हम स्टैटिक पोजीशन पे होते हैं तो हमें ठंड कम महसूस होती है, लेकिन जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें ठंड का एहसास ज्यादा होता है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर के इंपॉर्टेंट मोड को, दैट इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, और आज हम करेंगे क्रैक कन्वेक्शन को। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं टेकमेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड है चैनल को आगे ग्रो करने के लिए। इस चैनल पे आपको सारे पीएसयूज के जॉब अपडेट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट वैकेंसीज के जॉब अपडेट्स मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको गेट AE JEE की कंप्लीट प्रिपरेशन भी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी। तो आप लोगों का सपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम कन्वेक्शन को क्रैक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वेक्शन। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि कन्वेक्शन क्या है, तो एक जवाब मेरे पास में आता है कि सर कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। लेकिन इसे थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन जो है ये मोड ऑफ एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर है। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। अगर आपको हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ना है और समझना है तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले आप ये समझें कि इंटरनल हीट ट्रांसफर क्या होता है और एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द इंटरनल हीट ट्रांसफर एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। सपोज ये मान लीजिए एक स्टील का बार है दोस्तों। इस बार के अगर आप एक एंड को हीट करोगे तो दूसरे एंड तक भी हीट पहुंचेगी, दूसरे एंड का भी टेम्परेचर राइज होगा। आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो हीट इस बार के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुई, ये किस मोड के द्वारा ट्रांसफर हुई। ये जो हीट ट्रांसफर हुआ वो सिस्टम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि इस बार के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हुआ। यह जो हीट ट्रांसफर है यह कहलाती है इंटरनल हीट ट्रांसफर। दैट इज नोन एज इंटरनल हीट ट्रांसफर। सिस्टम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक को जो हीट ले जाने का काम होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल हीट ट्रांसफर। दोस्तों आप जानते हैं कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, लेकिन इंटरनल हीट ट्रांसफर जो है दैट ओनली डिपेंड्स। इंटरनल हीट ट्रांसफर सिर्फ एक ही मोड से होता है। इंटरनल हीट ट्रांसफर के लिए हमारे पास सिर्फ एक मोड है, दैट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन के द्वारा ही सिस्टम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करें कि कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बोथ आर द एक्सटर्नल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। दोस्तों कन्वेक्शन और रेडिएशन से हीट सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये पेन जो है इसका टेम्परेचर, या ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम जानते हैं दोस्तों कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को ट्रांसफर होती है। अब चूंकि ये बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एम्बिएंट का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस बॉडी से एम्बिएंट को हीट ट्रांसफर करनी है। यानी कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर रहा है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हीट ट्रांसफर या सिस्टम से सराउंडिंग के हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। सिस्टम से सराउंडिंग का जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। दोस्तों एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर के लिए हमारे पास 2 मोड अवेलेबल है। वन इज नोन एज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर और दूसरा मोड होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं क्रैक करने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन जो है वो एक मोड ऑफ एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर है। अब बात होती है कि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, किस लॉ से गवर्न होता है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ heating
लॉ ऑफ हीटिंग और कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग और कूलिंग से ये हीट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर गवर्न होता है। व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग और कूलिंग? बड़ा सिंपल है, दैट इज Q is proportional to heat transfer, convective heat transfer is proportional to temperature difference multiplied by the surface area। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे को मिलेगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर Q, आई विल गेट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H इनटू सरफेस एरिया A मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, इसको हम लिख सकते हैं टीएस माइनस टी नॉट, टीएस माइनस टी नॉट। दोस्तों इसको हम एक बार डिस्कस कर ले। व्हाट इज ए? ए इज द सरफेस एरिया, ए इज द सरफेस एरिया, टीएस इज द सरफेस टेम्परेचर, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सरफेस का टेम्परेचर, एंड टी नॉट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर। दोस्तों अब अगर यहां पे हम इस फॉर्मूले को देखें तो एक बार यूनिट हम देख लेते हैं क्या होगा। ए का यूनिट हम क्या रखेंगे? ए का यूनिट हम रखेंगे मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, सरफेस टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज अगेन इन द केल्विन, राइट। एंड Q is the amount of convective heat transfer, Q is the amount of convective heat transfer and that is given in the watts। इसको हम represent करेंगे watts में। can you calculate the unit of the constant H? H जो है उसको हम कहते हैं, H जो है उसको हम कहते हैं convective heat transfer coefficient, convective heat transfer coefficient, convective heat transfer coefficient। can you tell me the unit of H? प्लीज अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या होनी चाहिए एच की यूनिट? बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्यू का यूनिट क्या है? वॉट है, वॉट इक्वल टू एच। ए का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, और टीएस माइनस टी नॉट यानी कि इट इज केल्विन, केल्विन। तो एच का जो मेरे को यूनिट मिला वो क्या मिल गया? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। बच्चों यहां पे आपको जो बात ध्यान देनी है वो ये कि कई जगह पे आपको H का जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यहां पे जो आप चीज निकाल रहे हो वो टेम्परेचर नहीं ले रहे हो, आप टेम्परेचर का डिफरेंस ले रहे हो, और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सेल्सियस स्केल में या केल्विन स्केल में सेम ही होता है। फॉर एन एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज टेम्परेचर है, सपोज द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर ऑफ वन बॉडी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द अनदर बॉडी इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बीच में डिग्री सेंटीग्रेड में कितना डिफरेंस आया? 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं केल्विन में कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 273 केल्विन, एक बॉडी का टेम्परेचर, और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर हो गया 30 प्लस 273 प्लस 273। तो डिफरेंस क्या आया? 70 केल्विन, 70 केल्विन। तो जब आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में विल बी सेम। तो जो यूनिट आपको H की मिलेगी दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और सम बुक यू विल फाइंड द यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की मेन बात पर कि कन्वेक्शन जो सब्जेक्ट है उसमें हमें पढ़ना क्या है। ये बात अगर आप समझ लें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कन्वेक्शन के चैप्टर में, तो कन्वेक्शन आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक बनने जा रहा है। दोस्तों जब आप कन्वेक्शन को बुक से पढ़ते हो, बुक खोलते हो तो आप डर जाते हो, बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं और आपको लगने लगता है कि यार कन्वेक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। दोस्तों कन्वेक्शन डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन आपके लिए नहीं है, आपके लिए कन्वेक्शन डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अंडर ग्रेजुएट लेवल, गेट के लिए, एई के लिए, जेई के लिए कन्वेक्शन सबसे आसान टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है कि इसके क्वेश्चन मेरे से बनने ही बनने चाहिए, इसके क्वेश्चन हमसे बनने ही बनने चाहिए। तो कन्वेक्शन को अगर आपको आसान करना है तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कन्वेक्शन का जो इतना बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है।
दोस्तों कन्वेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर कन्वेक्शन। अब ये बच्चों एच की जो वैल्यू होती है, एच की जो वैल्यू होती है बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है कि आपका कन्वेक्शन फोर्स्ड है या नेचुरल है। फोर्स्ड है या नेचुरल है, क्या होता है फोर्स और नेचुरल मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये डिपेंड करेगा कि कन्वेक्शन फोर्स्ड है या नेचुरल है। ये डिपेंड करेगा कि आपका सरफेस किस प्रकार का है, आपका सरफेस जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस टाइप का है, वो फ्लैट सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस है, इनसाइड सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है या आउटसाइड सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स which defines the value of h। तो अलग अलग कंडीशन में हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको कहा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, गेट के लिए, जेई के लिए, एई के लिए, ईएससी के लिए कन्वेक्शन सबसे आसान टॉपिक है। ईएससी के लिए कन्वेक्शन सबसे आसान टॉपिक है। कारण क्या है कि आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट फॉर्मूला विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। यानी कि आपने कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आपको कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट h, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट h को निकालने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा दैट फॉर्मूला विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो बेसिकली कन्वेक्शन अगर मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो एकदम बिल्कुल केक वॉक है, लड्डू है जो सबके हाथ में आना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि क्या कारण होता है कि फैन चालू जब हम करते हैं, फैन चालू जब हम करते हैं तो हमें ठंड का एहसास होता है। यदि आप थर्मोडायनामिक्स या एनर्जी बैलेंस अप्लाई करें तो मान लीजिए कि आपका एक कमरा है, मान लीजिए कि आपका एक कमरा है और इस कमरे में सपोज दिस इज अ रूम, राइट, और मान लो कि ये रूम इंसुलेटेड है, यानी कि इससे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। ऐसे एक अपन एजम्पशन ले लेते हैं और यहां पे मैंने एक फैन लगा दिया, यहां पे मैंने एक फैन लगा दिया। जब मैं इस फैन को चालू करूंगा तो ये फैन क्या करेगा, ये फैन जो है वो मैकेनिकल वर्क करेगा एंड दिस मैकेनिकल वर्क विल बी कन्वर्टेड इन द हीट। तो अगर आपका कमरा इंसुलेटेड है तो जब आप फैन चालू करते हो तो दोस्तों ये जो वर्क डन हो रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड इन द हीट, और ये हीट जो है ये एक्यूमुलेट होगी इनसाइड द रूम, और इसकी वजह से क्या होगा, Q इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। इस रिलेशन से जो रूम का टेम्परेचर है वो फैन चालू करने से बढ़ जाना चाहिए। तो मोटा मोटी जब आप फैन चालू कर रहे हो दोस्तों तो आप रूम के टेम्परेचर को कम नहीं कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करना चाहिए। तो फिर तो फैन जो है वो मेरे को गर्मी के सीजन में चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के सीजन में तो मैं चाहता हूं कि मुझे ठंडक का एहसास हो। तो क्या ऐसा होता है फैन चालू करने से जिसकी वजह से मुझे ठंड का एहसास होता है? क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से फैन चालू करने से हमें ठंड का एहसास होता है? उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को। कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे काम करता है। सपोज आपके पास एक सरफेस है, राइट, ये सरफेस का टेम्परेचर Ts है। मैं मान लेता हूं कि Ts टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। जो एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर इस सरफेस का है। तो ये सरफेस हीटेड है। अभी क्या होगा, एक फ्लूइड पार्टिकल जो है, एयर का पार्टिकल, ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, यहां से हीट गेन करेगा। हीट गेन करने के कारण इसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो कूलर एयर है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। चलिए, कन्वेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल देता हूं, जिस एग्जांपल से आप बहुत आसानी से कन्वेक्शन को समझ सकते हो। दोस्तों, मेरे पास n नंबर ऑफ शीट्स रखी हुई है। इस शीट्स को मेरे को मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सारी शीट अपने टेबल के सामने रख लेता हूं और बच्चों को कहता हूं कि बेटा आप लोग आते जाओ और एक एक शीट यहां से उठाकर लेकर जाओ। दोस्तों, यही है कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यहां पे फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आया, उसने हीट रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, अपनी पोजीशन वकेट करी, उस पोजीशन पे दूसरा फ्लूइड पार्टिकल एंटर होगा।
तो आप इस एग्जांपल से मुझे यह बताओ कि अगर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। पॉज करिए वीडियो को और थोड़ा सोच के दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि अगर यदि मुझे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन दोस्तों यह है कि मेरे पास में फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए एंड दिस फ्लूइड शुड फ्लो। फ्लूइड होना चाहिए और ये फ्लूइड को फ्लो करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। देखो मैं फिर से अपने एग्जांपल पे आ रहा हूं कि मेरे क्लास में 70 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको कन्वेक्शन मोड से अपनी शीट ट्रांसफर करने चाह रहा हूं, तो क्या होगा, हर बंदे को अपनी जगह से उठना पड़ेगा, शीट लेनी पड़ेगी और अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। अगर बच्चा अपनी जगह पे बैठे रहे तो क्या शीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा क्या? ऑब्वियसली शीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए फ्लूइड का फ्लो करना अत्यंत आवश्यक है, फ्लूइड का फ्लो करना अत्यंत आवश्यक है। अब ये जो फ्लूइड का फ्लो है, ये फ्लूइड का फ्लो ही डिसाइड करता है कि सरफेस से कितना हीट ट्रांसफर होने वाला है और जो कन्वेक्शन का मोड होगा वो कौन सा कन्वेक्शन होगा। आओ बच्चों अपन देखते हैं कि कन्वेक्शन को अब हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। कन्वेक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कन्वेक्शन वन इज नोन एज फ्री कन्वेक्शन, वन इज नोन एज द फ्री कन्वेक्शन या इसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन दोस्तों इन केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन फ्लूइड फ्लोज naturally because of वेरिएशन इन डेंसिटी। वेरिएशन इन डेंसिटी का मतलब क्या, जो हल्की हवा होगी, जो गर्म हवा होगी वो हल्की होगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और जो कूलर एयर है वो ठंडी होने के कारण, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण नीचे की तरफ मूव करेगी। तो यदि फ्लूइड का फ्लो वेरिएशन इन डेंसिटी के कारण हो रहा है, सिर्फ नेचुरली हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फ्री कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन चलिए अब मैं आपको एक फ्री कन्वेक्शन का एग्जांपल देता हूं। आप जब टेंपल जाते हो नॉर्मल डेज में तो क्या करते हो, आप टेंपल जाते हो, भगवान की मूर्ति के सामने आप खड़े होते हो, प्रेयर करते हो और अपनी जगह को वकेट कर देते हो, दूसरा बंदा आपकी जगह पे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये जो आप मंदिर में दर्शन कर रहे हो, ये दर्शन जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। आप नेचुरली मूर्ति के सामने गए, आपने प्रेयर किया, आपने अपनी जगह छोड़ दी और दूसरा बंदा आपकी जगह पे आ गया। तो ये जो दर्शन हो रहा था ये एग्जाम्पल था नेचुरल कन्वेक्शन का। अब एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करो, दूसरी कंडीशन इन द सेंस कि आप सपोज महाशिवरात्रि का दिन है और आप शिव टेंपल जा रहे हो, या हनुमान जयंती का दिन है और हनुमान टेंपल जा रहे हो। तो उस समय क्या होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है कि वो टेंपल में मूर्ति के सामने दो बंदे खड़े होते हैं और जैसे जैसे बंदा दर्शन करते जाता है उसको धक्का दे दे के साइड करते जाते हैं, उसको साइड करते जाते हैं। राइट, यहां पे बंदा नेचुरली अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, बंदा फोर्स किया जा रहा है अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों सिमिलरली अगर फ्लूइड नेचुरली फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, तो दैट इज नोन एज द फ्री कन्वेक्शन, उसे हम कहते हैं फ्री कन्वेक्शन। लेकिन फ्री कन्वेक्शन अगर होगा, जैसे हमने देखा कि मंदिर में अगर नेचुरल दर्शन हो रहा था तो लाइन को बढ़ने की स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि हीट ट्रांसफर रेट को मेरे को बढ़ाना है तो फ्लूइड को मेरे को फोर्स करना पड़ेगा, फ्लो करने के लिए। तो फोर्स कन्वेक्शन, इन फोर्स कन्वेक्शन फ्लूइड इज फोर्स्ड टू फ्लो बाय मीन ऑफ, एक हम फैन लगाएंगे या ब्लोअर लगाएंगे, और ब्लोअर, फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल करके हम फोर्स करेंगे कि फ्लूइड जो है वो फ्लो करे। राइट, तो आई अज्यूम कि दोस्तों ये जो अंतर है नेचुरल कन्वेक्शन का और फोर्स कन्वेक्शन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन एक्सटर्नल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, यहां पे हीट ट्रांसफर करने के लिए फ्लूइड को फ्लो करना
आवश्यक है। अगर फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अब ये फ्लूइड का फ्लो कैसे हो रहा है? अगर वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के कारण नेचुरली फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन यदि हमें हीट ट्रांसफर ज्यादा चाहिए तो हमें फ्लूइड को फोर्स करना पड़ता है फ्लो करने के लिए, जिसके लिए हम फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसे कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने पहले वाले टॉपिक पे कि फैन जब हम चालू करते हैं तो हमें ठंड का एहसास क्यों होता है। हमें ठंड का एहसास क्यों होता है? Q इज इक्वल्स टू, वी नो दैट HA TS माइनस T0। तो जब आप फैन चालू करते हो तो आप मोटे हो जाते हो क्या? नहीं, आप मोटे नहीं होते। तो आपकी बॉडी का सरफेस एरिया जो है जितना पहले था उतना अभी भी रहा, तो आपके सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ। तो फैन चालू करने से बच्चों ये वाला टर्म चेंज नहीं हुआ। फैन चालू करने से जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो तो मेंटेन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। और जो रूम का टेम्परेचर है इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही रहा। तो क्या कारण है कि आप फैन जब चालू करते हो तो आपको ठंड का एहसास होता है? प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। क्या होता है फैन चालू करने से, क्यों मुझे ठंड का एहसास होता है? दोस्तों, फैन चालू करने से मेरे बॉडी से होने वाला हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। मेरी बॉडी से होने वाला हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? ये सारी चीजें तो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ H जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वैल्यू ऑफ H जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब फैन बंद था तो जो मोड ऑफ कन्वेक्शन था, when the fan is off, it was natural convection. And when the fan is on, the mode of convection changed to the forced convection, and hence the heat transfer coefficient increases, and you feel comfortable, आपको ठंड की एहसास होती है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, मैं अज्यूम करता हूं इट वुड बी क्लियर टू एवरीबडी, ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलरली जो हम बाइक पर बैठते हैं, जब हम बाइक पर बैठते हैं पहले हम स्टैटिक होते हैं तो हमें ठंड कम लगती है, क्योंकि जब हम स्टैटिक होते हैं तो जो कन्वेक्शन हमारी बॉडी से हो रहा होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन होता है। और जैसे ही आप बाइक पे बैठते हो, यू गेन वेलोसिटी, आपकी बॉडी को एक वेलोसिटी मिलती है, इसके कारण जो कन्वेक्शन हो रहा होता है दैट इज द फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसी वजह से बाइक पर बैठने से आपको ठंड का एहसास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि जब आप स्टैटिक खड़े हो। चलिए, अब बच्चों हम थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि हमें कैलकुलेट करनी है H की वैल्यू। दोस्तों, H की वैल्यू निकालने के लिए हमको कैलकुलेट करना होता है एक डायमेंशनलेस नंबर जिसको हम कहते हैं नसेट नंबर, दैट इज गिवन एज HL by K। दोस्तों, अब ये नसेट नंबर क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको ये बताना है कि कन्वेक्शन बहुत आसान है और इसको आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, नसेट नंबर निकालना पड़ेगा मुझे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H को निकालने के लिए। अगर आपने नसेट नंबर निकाल लिया तो HL by K को फॉर्मूले को यूज करके आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H निकाल सकते हो। तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना था, अब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालने के लिए मेरे को एक नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं नसेट नंबर। अब ये नसेट नंबर क्या होता है? ये होता है फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन। अगर फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है यानी कि फैन या ब्लोअर लगा है, एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो नसेट नंबर फंक्शन बन जाता है रेनॉल्ड नंबर और प्रानल नंबर का। इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रानल नंबर। रेनॉल्ड नंबर एंड प्रानल नंबर आर टू डायमेंशनलेस नंबर्स। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ दीज टू नंबर्स, बट नसेट नंबर मेरे को मिल जाएगा। दोस्तों, नसेट नंबर मेरे को मिल जाएगा तो मैं H निकाल लूंगा, और नसेट नंबर जो है वो डिपेंड करता है कि कन्वेक्शन कौन सा है। अगर फोर्स कन्वेक्शन होगा तो नसेट नंबर डिपेंड करेगा रेनॉल्ड नंबर और प्रानल नंबर पे, और यदि फ्री कन्वेक्शन होगा तो नसेट नंबर डिपेंड करेगा प्रानल नंबर और ग्रेशॉफ्स नंबर पे। तो दोस्तों, काम बहुत आसान है। आपको पहले पता करना है कि नेचुरल कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन है।
अगर फोर्स कन्वेक्शन है तो आप क्या करोगे, आप रेनॉल्ड नंबर और प्रानल नंबर कैलकुलेट करोगे। जब आप रेनॉल्ड नंबर और प्रानल नंबर निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा नसेट नंबर, और जब आपको नसेट नंबर मिल गया देन यू कैन कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच। तो आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फोर्स फ्री कन्वेक्शन है, तो आपको कैलकुलेट करना है प्रानल नंबर and the Grashof number. Using these two numbers you will find out the Nusselt number, and from the Nusselt number you will calculate the heat transfer coefficient H. तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी हमने जो डिस्कस किया है ये आपको क्लियर हुआ होगा और कन्वेक्शन आपको समझ में आया होगा कि इट इज बेसिकली अ वेरी सिंपल टॉपिक। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, क्योंकि H के लिए हमको बुक्स में बहुत सारी रिलेशन दी हुई थी, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो नसेट नंबर की जो रिलेशन होगी वो रिलेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी। वो रिलेशन आपको क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बाकी बेसिक रिलेशंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाती हैं। तो इसलिए कन्वेक्शन मेरे लिए बिल्कुल लड्डू काम हो जाता है। नसेट नंबर के फॉर्मूले में रेनॉल्ड नंबर और प्रानल नंबर को पुट करो अगर फोर्स कन्वेक्शन है, वहां से आप नसेट नंबर निकाल लो, नसेट नंबर से आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H निकाल लोगे, H निकालने के बाद आप हीट ट्रांसफर निकाल सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने जो डिस्कस किया है उसको हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हमने जो डिस्कस किया कन्वेक्शन के बारे में उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि कन्वेक्शन जो है वो एक एक्सटर्नल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। एक्सटर्नल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग को हीट ले जाने का काम जो है वो कन्वेक्शन करता है। कन्वेक्शन के अलावा ये काम जो है वो रेडिएशन से भी होता है। आज हमारा टॉपिक जो था वो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर था। अभी अगला सवाल हमने देखा कि हमें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, कितना अमाउंट, क्या किस रेट से हीट ट्रांसफर होगा। तो वो हम जानते हैं कि दैट वी कैन कैलकुलेट। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग? Q इज इक्वल्स टू HA TS माइनस T0। एंड अगली चीज हमने क्या देखी कि जो कन्वेक्शन का पूरा चैप्टर है उसका पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करना, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H की वैल्यू। राइट, हमने ये देखा कि H की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? H की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कन्वेक्शन फोर्स्ड है या कन्वेक्शन नेचुरल है। क्या होता है फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन? तो हम ये डिस्कस किए, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि फ्लूइड को अगर फ्लो करेगा तभी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि फ्लूइड को फ्लो करना जरूरी है तभी जाकर आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा। अब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर करना है तो फ्लूइड को फ्लो करना है। अब हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड को फ्लो करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, फ्लूइड नेचुरली फ्लो करे। क्यों करें नेचुरली फ्लो? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द डेंसिटी। जो हॉटर एयर होगी वो भारी हल्की होगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जो ठंडी हवा होगी वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो अगर डेंसिटी के वेरिएशन के कारण फ्लो हो रहा है तो वो कन्वेक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन अगर मेरे को हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना होता है तो फिर क्या करेंगे? अपन फ्लूइड को फोर्स करेंगे फ्लो करने के लिए। कैसे? हम एक फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि क्यों जब फैन बंद होता है तो हमें ठंड नहीं लगती और जब हम फैन चालू करते हैं तो हमें ठंड लगती है, क्योंकि जब फैन बंद होता है तो आपकी बॉडी से जो हीट ट्रांसफर होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन से होता है, और जब आप फैन चालू कर देते हो तो जो कन्वेक्शन होता है दैट बिकम्स द फोर्स्ड कन्वेक्शन। एंड द लास्ट थिंग हमने देखा था कि नेचुरल कन्वेक्शन हो या फोर्स कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना है नसेट नंबर। और नसेट नंबर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा कि नेचुरल कन्वेक्शन होगा तो ग्रेशॉफ नंबर और प्रानल नंबर पर डिपेंड करेगा, और यदि फोर्स कन्वेक्शन होगा तो रेनॉल्ड नंबर और प्रानल नंबर पर डिपेंड करेगा। सो यूजिंग द नसेट नंबर यू कैन कैलकुलेट H, और H को निकालने के बाद आप हीट ट्रांसफर को निकाल सकते हो। तो बड़ा सिंपल है। आई अज्यूम कि आपको लगा होगा कि कन्वेक्शन बहुत आसान है, लड्डू है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों मेरी बात मानिए, कन्वेक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने बनाया था फ्लूइड फ्लो पे। फ्लूइड क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो का मतलब क्या होता है। हम नॉर्मली कह देते हैं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पर फ्लो का मतलब क्या होता है? तो दैट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। और दोस्तों आगे लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड नीचे आपको नंबर भी दिया है, आप डायरेक्टली कॉल करके भी ऑफिस में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमको वीडियो के टॉपिक सजेस्ट करिए,
आप जो टॉपिक कहेंगे वो टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों बस हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम साथ मिलकर क्रैक करेंगे गेट, जेईई, एई। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम ईमानदारी से अपनी तैयारी करेंगे और एग्जाम को हम इंजॉय करते हुए क्रैक करेंगे, प्रेशर लेते हुए क्रैक नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।